हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टॉप 100 क्वेश्चन का इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग इस डिस्कशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि डिस्कशन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूं दोस्तों, जिससे आप लोग को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि, पहले बात करते हैं सदिश राशि कहते किसको है। तो जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। तो इसमें बात करें तो सदिश राशि कौन सी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत क्षेत्र है जो वो क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्या कह रहा है, किसी पिंड पर किया गया कार्य किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जितना भी डिफिनेशन है ना, वो डिफिनेशन किसका है, कार्य का परिभाषा है ये। तो बात करें तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, कार्य की राशि कौन सी नहीं है, ये हमको बताना है। तो कार्य की हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा, जूल हो जाएगा, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन ए, किग्रा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये कार्य की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर की ऐसा इकाई है, तो ये किसका ऐसा इकाई है। तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का ये इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो किस राशि का मात्रक नहीं है, देखते हैं। तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकृति का जो है वो राशि नहीं है। बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, और प्रतिबल का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिबल का जो है हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है इसका प्रतिबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देखते हैं। ताप का केल्विन होता है, ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ये भी सही है। दाब का पास्कल होता है, ये भी सही है। वजन का होता है, भार होता है। भार वजन का क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। तो ये सुमेलित नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, इसका देखते हैं। तो 6 का मिलान करते हैं। दाब का पास्कल होता है, सही है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में व्यक्त होता है, ये भी सही है। ऊष्मा का क्या होता है, जूल में होता है, ये भी सही है। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की जो होता है वो क्या होता है, इसका क्या होगा, बेकुरल हो जाएगा, क्या, बेकुरल, ठीक है। तो ये डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है जो प्रकाश वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी मिलान करना है। 8 नंबर क्या कह रहा है, ये भौतिक गुणधर्म और इकाई। विद्युत धारा का हो जाएगा जो क्या हो जाएगा, एम्पियर, और वोल्ट की क्या होगा, वोल्टेज का होता है वोल्ट। आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, हाँ आगे जो है क्या कह रहा है, धारिता। तो धारिता किसका हो जाएगा,
धारिता का हो जाएगा क्या, फैराड। और चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, टेस्ला। तो इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर स्केल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार करना है, क्या है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, सही क्या विचार करना है। पहला पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट, इसका आविष्कार, रिएक्टर पैमाना का आविष्कार यानी इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर द्वारा वर्ष 1935 में हुआ। पहला स्टेटमेंट सही है। यह एक एकल भूकंप के कारण निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा का वर्णन करता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। रिएक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। तो ये कौन सा उपकरण है जो दोस्तों जिससे एक ही वस्तु को अलग अलग तस्वीरों के साथ देखा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप जो है इसके द्वारा एक ही वस्तु को अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है, वोल्टमीटर उन बिंदुओं को से कैसे जुड़ा है। तो वोल्टमीटर जो है वो समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग मौसम विज्ञानियों द्वारा समतल सतह पर गोलार्ध के आपतन क्षेत्र से सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, पाइरेवियोमीटर। पाइरेवियोमीटर जो है वो सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है देखना है। इसका पहला क्या कह रहा है, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन का जो आविष्कार है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब का थॉमस एल्वा एडिसन, ये भी सही है। चेचक का टीका का एडवर्ड जेनर, ये भी सही है। टेलीफोन का जॉनी लोगी नहीं है दोस्तों, जॉनी लोगी बियर्ड्स नहीं है। टेलीफोन का आविष्कार जो बात करें तो ये कौन सा है, ग्राहम बेल हो जाएंगे। और जोली बिलियर्ड जो है वो किसका आविष्कारक हैं, टेलीविज़न का आविष्कारक हैं जॉन लोगी बियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, इसको भी सुमेलित करना है। तो इसका क्या कह रहा है, थोड़ा और छोटा, सेक्स टैंक। एक सेकंड, ऑप्शन सारा सब चला जा रहा है नीचे। उपकरण है और उपयोग है। तो सेक्स टैंक का उपयोग किस में करते हैं दोस्तों। तो इसका जो पहला का जो हो जाएगा, पहला का किससे रिलेटेड हो जाएगा, इसको ये हो जाए, एक सेकेंड क्या हो रहा है, पहला जो है ये किसके साथ हो जाएगा, ये 4 के साथ हो जाएगा। वर्षा की मात्रा को मापता है, सेक्सटेंट जो है वर्षा की मात्रा को मापता है। और बी किसको मापता है, यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा क्या, यूडोमीटर। क्या दोस्तों, यूडोमीटर बना लीजिएगा इसको। तो यूडोमीटर जो है वो इसके विकसित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। थर्मोपाइल किसको नापता है, ये 1 के साथ हो जाएगा, 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। और पायरोमीटर जो है 3 के साथ हो जाएगा, किसी सतह के तापमान को मापता है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 1 ऑप्शन डी के साथ हो जाएगा, 4, 2, 1, 3 के साथ। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ हो जाएगा, 4, 2, 1, 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 के साथ हो जाएगा। 4, 2, 1, 3 के साथ। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ हो जाएगा, 4, 2, 1, 3 के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से। गैल्वेनोमीटर सुमेलित करते हैं। तो जो गैल्वेनोमीटर है किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है, 2 के साथ हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता के स्तर को मापता है, 3 के साथ हो जाएगा। मैनोमीटर जो है वो गैस के दाब को मापता है। और टेनोमीटर जो है, टोनोमीटर, 1 के साथ हो जाएगा, आँख के आंतरिक दाब को मापता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए का 2, बी का 3, सी का 4। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी के 4, 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? 16 पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर, इलेक्ट्रोलिन। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम ऊपर इसको डिस्कस किए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पति, यहाँ नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ गति हो जाएगा। क्या? पति नहीं, यहाँ गति हो जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सर्वप्रथम जो है किसने परिभाषित किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है। तो कौन सा बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बल है जो विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, क्या होगा? अंतर होता है। क्या होता है दोस्तों? अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है, तो सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय बल। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बलों में होता है, तब बल जो है वो क्या है? बल जो है वो सदिश राशि है। ठीक है, और बात करें सदिश राशि में हमको क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा? परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ता है। तो सभी बलों में होता है परिमाण और दिशा दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? तो असंपर्क की बात करें तो कौन सा असंपर्क बल नहीं है, यानी संपर्क बल की बात कर रहा है। असंपर्क नहीं है तो क्या होना चाहिए? संपर्क बल होना चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण है जो असंपर्की है, स्थिर वैद्युत है वो भी असंपर्की है, चुंबकीय है वो भी असंपर्क है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घर्षण जो है असंपर्क बल नहीं है, ये सीधा संपर्क बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं नियत गति से गतिमान रहती है? तो किसने यह निष्कर्ष निकाला दोस्तों कि जब तक वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो वस्तुएं नियत गति से ही गतिमान रहेगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु स्थित है
या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है। यह कथन कौन सा है दोस्तों? तो यह न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। किसमें दिया है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था गति का तीनों नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं, न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसका जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। तो संवेग परिवर्तन की दर को जो है वो न्यूटन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। क्या? न्यूटन का दूसरा नियम भी कहा जाता है संवेग परिवर्तन की दर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो घर्षण कम करने वाले पदार्थों को जो है स्नेहक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है? तो कौन सा है जो घर्षण का सही क्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किस में होता है? स्थैतिक में, उसके बाद सर्पी में, उसके बाद घूर्णन में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसको देखते हैं किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बॉल बेरिंग, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं दोस्तों, मिस्टेक हो गया था। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रोलिंग घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है? तो केंद्र की ओर बल लगने वाले दूसरा नाम है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है जो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपकेंद्रन। अपकेंद्रन जो है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? तो कौन सा विकल्प है जो क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? ऑप्शन ए हो जाएगा, व्हील बैर। व्हील बैर है जो दोस्तों क्लास 2 लीवर का उदाहरण है। व्हील बैर मतलब होता है एक चक्के वाली ठेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 न्यूटन का बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन, यानी W बराबर F गुने S होता है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो बल कितना है? 50 न्यूटन है। विस्थापन कितना है? विस्थापन ये 10 मीटर है। तो हमारा कार्य पूछ रहा है, कार्य कितना हो जाएगा? 50 दहा 500 जूल जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो क्या है जो दोस्तों कार्य का एक गुण नहीं है? देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य की दिशा होती है। बात कार्य की करें तो कार्य है जो क्या है? एक अदिश राशि है। कार्य क्या है दोस्तों?
अदिश राशि, और अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो गुण जो दिया है कि निम्न में से कार्य का क्या एक गुण नहीं है, तो उसका हो जाएगा कार्य की दिशा होती है, ये गुण नहीं है, कार्य का केवल परिमाण होता है। कार्य कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो समुद्र में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ज्वारीय ऊर्जा पाई जाती है, समुद्र तरंग ऊर्जा पाई जाती है, और समुद्र तापीय ऊर्जा पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन कौन सा ऊर्जा पाई जाती है दोस्तों? पहला ज्वारीय, दूसरा तरंग, उसके बाद तापीय। इसको आप लोग शॉर्ट में याद रखिएगा, समुद्र में ज्वारीय, तरंग, फिर तापीय। क्या क्या? ज्वारीय, फिर तरंग, और फिर तापीय। ज त त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊर्जा के घटक है। तो किसकी ऊर्जा की घटक है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा की घटक है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊर्जा की घटक है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा की घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? तो गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है दोस्तों? देखते हैं। पहला, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थिर अवस्था के दौरान कहा जाता है, गतिज अवस्था के दौरान कहा जाता है। पहला ही मेरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या समान है? तो क्या समान है दोस्तों? इसका जो है पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। एक तीव्र गति के आता कंकड़ किसी व्यक्ति की चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है, बात सही है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा अच्छा, देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा, अति तीव्र गति, गुरुत्वीय खिंचाव और घर्षण बल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। ये जो सब समान है, जो ये किसके समान है? ये सब समान है गतिज ऊर्जा के। किसके समान है दोस्तों? गतिज ऊर्जा के समान है ये सारे स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का जो गैर नवीकरणीय स्रोत है वो क्या है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ही जो है ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है, और बाकी ये सब क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करती है? तो कौन सा जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में नहीं करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोमबत्ती। मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पैनल में डैश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो सौर पैनल में जो है दोस्तों वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो बैटरी में रासायनिक से विद्युत होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन सा है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, तो देखते हैं। हाँ, पहला जो है क्या कह रहा है?
कार्ज और किलोवाट घंटा बैटरी, हाँ देख मिल जाएगा। पहला में मिला लेते हैं, नीचे से ही मिलाते हैं। माइक्रोफोन क्या करता है, ये बी हो जाएगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और कार्य का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये हो जाएगा। शक्ति क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक किलोवाट घंटा होता है ये। तो 1 का 4, 1 का डी 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 सब में है, 2 का ए इसमें है, 3 का सी इसमें है और 4 का बी इसमें है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बल का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। तो इसका जो है नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है। तो ग्रह का गति का 3 नियम का जो प्रतिपादन किए हैं वो किसने किए हैं दोस्तों, तो ये जोहान्स केपलर ने किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये द्रव खाली हो जाएगा। द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है, तो ये जो है कथन आर्किमिडीज का सिद्धांत से संबंधित है। जब बात देखिए दोस्तों, जब बात तैरने या डूबने का हो, लिख देते हैं, जब बात तैरने या डूबने का हो, जब बात तैरने या डूबने का हो तो वहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्किमिडीज का सिद्धांत ही हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत ही है तैरने डूबने का मामला को सिद्धांत है। तो जब भी तैरने या डूबने की बात करें तो आप लोग उसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो इलेक्ट्रोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। हाइग्रोमीटर ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। हवाई जहाज़ के पंखों की डिजाइनिंग है जो, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती है। तो जल के बूंदें जो है हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो फाउंटेन पेन जो है वो केशिका क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। तो इसको केल्विन में पैमाने में परिवर्तित करने का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो क्या होता है बता रहे हैं। तो वो होता है C/100 बराबर K-273/100। तो यहाँ देखते हैं 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचा, C बराबर K-273। तो हमारा यहाँ C का मान कितना दिया है 372 बराबर K और -273। तो ये इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 372 और 273 जुटे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 7 और 7 14 के 4 और 3 और 2 5 और 1 6, यानी 645 केल्विन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 645 केल्विन। सीधा सीधी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C बराबर K-273। तो C का मान कितना है
372 और के माइनस 273, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा तो 273 हो जाएगा। 3 2 5 7 7 14 के 4, 3 2 5 1 6, 645 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी है, फारेनहाइट पैमाने पर तापमान इतना फारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो इस बार सेल्सियस में पूछा है, तो सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो सेल्सियस में बदलने के लिए जो दोस्तों हम लोग C/100 बराबर AF माइनस 32/180, तो इसको हम लोग बदलते हैं, 1 0 से 1 0 काट दिए, और C हमको निकालना क्या है, C निकालना है, C/10 हो गया बराबर F का मान कितना है 212 माइनस 32/18, ये हो गया मेरा। तो 212 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा, तो ये बच जाएगा 0, उसके बाद 11 में से 3 8 और ये 1, यानी क्या बचा मेरा C/10 और 100, तो इसको काटेंगे 18 से, ये 10, 18 दहाँ 80, और C बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा तिरछा तिरछे, तो यहाँ पे मेरा क्या आया C/10 आया, और यहाँ 10 आया मेरा, तो ये क्या हो जाएगा C बराबर इस दोनों में गुना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझे हैं दोस्तों तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में हम अच्छा से इसको क्लियर कर देंगे, या फिर टेलीग्राम पर आपको इसका मिल जाएगा। नहीं समझेंगे तो जहाँ पे बोलिएगा टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे हम इसको फार्मूला को बहुत बढ़िया तरीके से लिखकर आपको सेंड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो त्रिक बिंदु को है जो दोस्तों किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, एक सेकंड, त्रिक बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान और दाब की स्थिति जिसके तहत किसी पदार्थ के गैसीय, द्रव और ठोस चरण साम्य अवस्था में मौजूद हो सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिक बिंदु को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति उत्पन्न करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हमारा पसीना जो है वो तेजी से वाष्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की क्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी सी हो जाएगा दोस्तों, हाँ संघनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघनन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संघनन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन, एक सेकेंड, ए बी सी, यह ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं किसमें, स्वचालित हीटिंग उपकरणों तापमान को नियंत्रित करने में थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। तो समय आवर्तकाल कहलाता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करता है। तो ये है जो दोस्तों लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो कौन सी है जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि तरंग है
जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? तो दृश्यमान विकिरण की खोज जो है वो आइजैक न्यूटन ने किए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा समझा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है? तो ये जो करती है दोस्तों, ये हो जाएगा EMRI। इसको क्या कहते हैं? EMRI मैग्नेटिक, देखते हैं आगे कहाँ पे आ गए। हाँ, मैग्नेटिक रेजिनेंस इमेजिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मैग्नेटिक रेजिनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार किसी की विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है? तो कौन सी प्रकाश है, कौन से प्रकार की विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है? तो बात करें दोस्तों, तो गामा की सबसे छोटी होती है। किसकी? गामा विकिरण की जो है तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। और यहाँ पे क्या है, गामा ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए एक्स किरण हो जाएगा, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होगी। और बात करें किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो रेडियो का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और गामा का सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाँ, तो इस पर देखते हैं क्या कहता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? गामा सबसे कम था तो गामा नहीं है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या कह रहा है, एक सेकंड, बढ़ते, इन्हें आवृत्ति, हाँ कन्फ्यूजन हो रहा था दोस्तों, हमने इसको तरंगदैर्घ्य समझ लिया था और ये यहाँ आवृत्ति दिया है। तो सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य जो है, रेडियो तरंग का सबसे तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, लेकिन आवृत्ति की बात करें तो रेडियो तरंग का आवृत्ति सबसे कम होता है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? रेडियो 4। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एक ही में जो है वो रेडियो दिया है। तो उसके बाद 3 अवरक्त, उसके बाद 2 दृश्य, उसके बाद एक्स। उसके बाद जैसे रेडियो का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और आवृत्ति कम होता है, तो गामा का आवृत्ति ज़्यादा होता है और तरंगदैर्घ्य कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है? तड़ित झंझा सुनाई देने से पहले तड़ित क्यों दिखाई पड़ती है? इससे क्या सत्यापित होता है? इससे सत्यापित होता है दोस्तों कि प्रकाश जो है वो ध्वनि से अधिक गति से चलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। प्रकाश की तुलना में ध्वनि अधिक नहीं, ये नहीं से होगा। प्रकाश की तुलना में ध्वनि की तुलना में प्रकाश अधिक तीव्र गति से चलता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो किस पदार्थ में हो जाएगा दोस्तों? ऐसे तो ठोस में, एक सेकेंड, ऐसे बात करें तो ऐसे ठोस में सबसे अधिक होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ये ठोस में सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो
ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य है और प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ है। तो पहले क्या पूछा है, तो ध्वनि तरंग और प्रकाश। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति है। तो अपश्रव्य जो है वो क्या है, या अपश्रव्य जिसको सुनने में बहुत कठिनाई या सुन ही नहीं सकते हैं, मनुष्य जो है उसको सुन ही नहीं सकता है दोस्तों। मनुष्य जो है अपश्रव्य ध्वनि को सुन नहीं सकता है, इसको सांप वाप सुनते हैं या फिर हाथी वाथी सुनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 अटर्ज से कम। और श्रव्य जो होता है कितना होता है, 20 अटर्ज से 20 नहीं, ये नहीं होगा, 20 अटर्ज से 20,000 अटर्ज के बीच जो होता है वो क्या होता है, श्रव्य होता है। क्या होता है दोस्तों, श्रव्य होता है। और 20,000 अटर्ज से होता है वो क्या हो जाएगा, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती है। तो अभी हम बताए हैं इसको, कौन सा 20 से 20,000 अटर्ज के बीच वाली रेंज वाली हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 अटर्ज से 20,000 अटर्ज के बीच की आवृत्ति रेंज वाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों के पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पराध्वनि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराध्वनि तरंगे का उपयोग किया जाता है भ्रूण के विकास को जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा और उसके पैर का आकार बड़ा है। इसलिए शीर्ष के से नीचे तक जादुई दर्पण निम्न में से कौन से प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। तो कौन सा प्रतिबिंब प्रदर्शित करेगा दोस्तों, तो दर्पण चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सिर का प्रतिबिंब, सिर समान हो जाएगा क्या, अवतल। उसके बाद मध्य भाग छोटा हो जाएगा। तो समान आकार समतल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा। समान आकार का जो हो जाएगा समतल हो जाएगा और मध्य भाग छोटा उत्तल हो जाएगा और पैरों का आकार बड़ा है तो अवतल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समान आकार समतल, छोटा उत्तल और बड़ा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा उदाहरण नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। मानव आँख द्वारा छवि का निर्माण ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना ये जो है नहीं होगा। तो ये किसका उदाहरण है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है, प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है। तो इसका जो है अपवर्तन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, किसी भी चीज़ को कम गहरा प्रतीत होना जो है वो अपवर्तन ही होता है। जैसे कभी कभी बाल्टी में सिक्का दिखाई देता है या मुड़ा हुआ छड़ दिखाई देता है, ये सब किसका अपवर्तन कारण है, अपवर्तन का कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के चमकने का कारण क्या है। तो तारों का चमकने का कारण जो है वो क्या हो जाएगा,
ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। तो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन थे। प्रकाश के स्पेक्ट्रम से गुजारकर, प्रकाश प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता तो उसे कौन सा दोष है? उसे निकट दृष्टि दोष है। तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? जब दूर की दिखाई नहीं देगा दोस्तों, तो उसे जो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और उसे किस लेंस का उपयोग करेगा? तो अवतल लेंस का उपयोग करेगा। जैसे मैं बता दूं दोस्तों, निकट शब्द कितना है? निकट जो है 3 शब्द है और अवतल कितना शब्द है? 4 शब्द है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 गो में बात करें तो 4 हो जाएगा, 3 में 4। और दूर दृष्टि में कितना शब्द है? 2। और उत्तल लेंस में कितना है? 3। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? 2 गो में 3 गो, 2 में 3 और 3 में 4, मतलब दूर में उत्तल और निकट में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु या किसी प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों? उल्टा तथा वास्तविक बनता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उल्टा तथा वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना होता है? तो बिजली का प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण लोहे पर किसकी पतली परत विलेपित करके उसे जंग लगने से बचाने की विधि है? तो उसे जंग लगने से बचाने की जो विधि है वो जिंक का गैल्वेनीकरण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो क्या होती है? ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है। ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव पर होती है, और ध्रुव में विलीन होने वाली रेखाएं जो है ये कहाँ होती है? ये दक्षिणी ध्रुव में होती है। कहाँ? दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो है वो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मूल कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। तो सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या हो जाएगा? उच्च तापमान हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किसकी ऊर्जा अधिकतम होगा दोस्तों? तो यहाँ पे हम बात करें तो रेडियो का 93 एक्स किरण का जो है एक्स किरण का अधिकतम ऊर्जा होती है। एक्स किरण का बात करें तो अधिकतम ऊर्जा होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किसका ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों? एक्स किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E बराबर mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएंगे कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन ए हो जाएगा। और अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो सापेक्षता का सिद्धांत
सापेक्षता का सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो नाभिकीय भौतिकी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हो जाएंगे कौन? ई रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तो कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं होता है? तो मंदक के रूप में जो है वो बोरॉन का नहीं होता है, बाकी ग्रेफाइट का होता है, भारी जल होता है, जल होता है, बाकी बोरॉन का उपयोग मंदक के रूप में नहीं होता है। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर कौन कौन सा है? अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक कुछ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्या दिया है, ये नहीं होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे जर्मेनियम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो गर्म करने पर जो है एक अर्धचालक का प्रतिरोध है जो घटता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और कल भी केमिस्ट्री का सेशन आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में।